बच्चों, आज हम मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने हेडिंग लिखनी है मनुष्य में पोषण। ये आपकी मेन हेडिंग आएगी। इसमें सबसे पहले हम मनुष्य में जो पाचन तंत्र है उसके चित्र को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे मुख का जो भाग है ये सबसे पहला भाग है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जीवा, मुंह यानी मुंह गुहा है। ठीक है, ये दो भाग हैं। ये दोनों ही भोजन को निगलने में या भोजन को खाने में सहायता करते हैं। मुंह में हमें पता है दांत होते हैं, दंत हैं, तो दंत क्या करते हैं, उस भोजन को बहुत अच्छे से चबाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हम कुछ मुख्य ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक लंबी नलिका है जो जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं या ग्रसिका भी कहते हैं। ठीक है, भोजन यहाँ ग्रसिका या आहार नाल के द्वारा होते हुए मुँह से आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, तो हम बेसिकली समझे तो ये फर्स्ट स्टेप है आहार नाल या ग्रसिका। सेकंड है नंबर 3 में भोजन जाता है आमाशय में। ठीक है, इसके बाद भोजन यहाँ से होते हुए जाता है शुद्रांत्र में। ठीक है, ये नंबर 4 है। शुद्रांत्र में जाता है। शुद्रांत्र में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, मुंह में भी होता है, आमाशय में भी होता है, शुद्रांत्र में भी होता है। और शुद्रांत्र आप देखेंगे दो तरीके के शुद्रांत्र हैं। ठीक है, एक बड़ी शुद्रांत्र होती है, एक छोटी शुद्रांत्र होती है। ये पूरा जो संरचना यहाँ दिख रही है आपको, ये शुद्रांत्र की संरचना है। यहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है शुद्रांत्र में, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ गुदा द्वार के द्वारा हमारे शरीर से निष्कासित किए जाते हैं। तो मुख्यतः देखेंगे ये जो अंगों के नाम मैंने आपको बताए हैं यही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भोजन होकर के गुजरता है। ठीक है, 1, ये 2 था, ये 3, ये 4 और 5। ठीक है, ये वो अंग है जहाँ से भोजन पास होता है, गुजरता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ आपको पित्ताशय लिखा हुआ दिख रहा है, पित्त नली लिखी हुई दिख रही है, अग्न्याशय है, यकृत है। ये जो अंग हैं ये मुख्यतः भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो यहाँ जो आपको अंग बताए थे वो पूरा का पूरा क्या है, पाचन का आहार नाल या हम कह सकते हैं पाचन तंत्र है कि कहाँ से भोजन होकर के गुजरता है। और इस साइड जितने अंगों के नाम लिखे गए हैं ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, जैसे पित्ताशय, पित्तनली, यकृत और अग्न्याशय। ठीक है, तो आपने आज की डेट में ये पूरा चित्र बनाना है सबसे पहले। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से भोजन पाचन जो तंत्र है इसमें जाता है और किस तरीके से इसका पाचन होता है। तो देखिए, जब भी हम भोजन को खाते हैं तो सबसे पहला अंग जो भोजन के संपर्क में आता है वो हमारा मुख होता है। तो मुख में भोजन क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कणों में उसको टूट जाता है, और वो किसकी सहायता से होता है, दांतों की सहायता से होता है। इसके बाद जो आहार होता है, क्योंकि उसका आस्तर बहुत ज़्यादा कोमल होता है इसीलिए भोजन को क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये गीला किस सहायता से होता है, भोजन गीला कैसे होता है और गीला क्यों करना चाहिए, ताकि भोजन बहुत आसानी से जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, जो पाचन तंत्र के अंग हैं, वहाँ बहुत आसानी से जा सके। ठीक है, उसका मार्ग आसान हो सके। ये गीला करना जो हमारे उसमें आया है कि भोजन कैसे होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये होता है जो हमारा मुख है। ठीक है, यहाँ पर उपस्थित रहती है लाला रस या लार ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे उपस्थित होती है। लाला ग्रंथि है यहाँ पर। ठीक है, ये लाला ग्रंथि क्या करती है, हमारे मुख में उपस्थित रहती है, जिनसे क्या स्रावित होता है, लाला रस, या जिसे हम सामान्य भाषा में लार भी कहते हैं। ये मुख में स्रावित होने लगता है लार ग्रंथि के द्वारा। तो जब भी हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन को जब दांतों द्वारा चबाया जाता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उस समय लार उस भोजन के टुकड़े जो है, छोटे छोटे टुकड़े, उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। इसके अलावा जो लार होता है इसमें मुख्य एंजाइम भी होते हैं। अब ये एंजाइम शब्द क्या है, ये एंजाइम क्या होते हैं, इन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे जैविक रसायन जो किसी अभिक्रिया को जल्दी करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो भोजन का पाचन क्या है, एक अभिक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो वो जल्दी से हो सके
उन्हें ऐसे रसायनों को एंजाइम कहते हैं। तो हमारी लार ग्रंथि में भी एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है लार एमिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लार एमिलेज क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो मंड यानी जो शर्करा है, यानी शुगर जिसे हम कहते हैं, उस शर्करा के जो जटिल अणु होते हैं, बहुत बड़े अणु होते हैं, उनको अच्छे से खंडित करता है, तोड़ता है और उनको सरल शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार एमिलेज का मुख्य कार्य यही होता है। इससे होगा ये कि जो भोजन है वो लार के साथ बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और लार एमिलेज बहुत अच्छी तरीके से भोजन में जो भी जटिल अणु हैं शर्करा के, उसको सरल शर्करा के अणु में परिवर्तित कर देता है। यानी हम कह सकते हैं जो शर्करा का मतलब है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से भी है। दोनों में से कोई भी शब्द उपयोग में लाया जा सकता है, या तो शर्करा लिख दिया जाता है या कार्बोहाइड्रेट लिख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भोजन है वो मुंह में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने के बाद, विभाजित होने के बाद ग्रसिका से होते हुए आमाशय तक जाता है। अब ये ग्रसिका में जो भोजन के अणु हैं, इनकी गति होती है क्रमाकुंचक। क्रमाकुंचक गति का मतलब होता है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये आहार नाल है, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन का एक टुकड़ा आया, जैसे ही आपने भोजन का दूसरा टुकड़ा लिया तो उसने क्या करा, आगे वाले टुकड़े को जो है कण है उसको धक्का मार दिया, एक पुश करा, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा आगे आ गया। फिर इस तरीके से क्या होगा, पीछे से नए कण, मुंह से हम जैसे खाते जाएंगे तो नए कण आते जाएंगे और वो जो पहले के कण हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, आगे जाते जाएंगे। इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचक गति। तो क्रमाकुंचक गति के द्वारा ही भोजन आहार नली में उसकी गति होती है, भोजन के कणों की गति होती है। इसके बाद मुंह से आमाशय तक जो भोजन ग्रसिका होती है या आहार नली होती है, इसे एसोफेगस भी कहते हैं। ये वहाँ तक भोजन को आमाशय तक लेकर जाती है। नेक्स्ट है आमाशय, एक बृहद अंग होता है जो जब भोजन मिलता है एक थैले की तरह होता है, जो पहले तो छोटा रहेगा लेकिन जैसे उसमें भोजन भरेंगे वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। और वो इसीलिए बड़ा हो जाता है ताकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारा भोजन आ सके। आमाशय की जो भित्ति होती है, उसकी पेशीय भित्ति होती हैं, उसमें अनेक प्रकार के पाचक रस होते हैं। ये पाचक रस क्या करेंगे, अगेन भोजन के अणुओं का पाचन करने में सहायता करते हैं। अब पाचक कार्य किस प्रकार से होता है आमाशय में, तो जो आमाशय की भित्ति होती है इसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ये जठर ग्रंथियाँ क्या करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नंबर 1, नंबर 2 है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, नंबर 1 ये है, पेप्सिन नंबर 2 है, और इसके बाद नंबर 3 है श्लेष्मा। इन तीनों का स्रावित करती है। अब देखिए ये सब क्या काम करते हैं। नंबर 1 आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या काम करता है, देखिए जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए एक अम्लीय माध्यम बना के रखता है। हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन तभी हो सकेगा जब वहाँ पेप्सिन, ये भी क्या है, एक एंजाइम है, जब वहाँ पेप्सिन एंजाइम अच्छे से कार्य कर सकेगा, स्रावित हो सकेगा। और ये पेप्सिन एंजाइम तभी स्रावित होगा जब आमाशय में अम्लीय माध्यम होगा, और वो कौन लाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से ही आमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिस कारण पेप्सिन अच्छे से कार्य करके प्रोटीन का पाचन कर सकता है, ठीक है। तो दोनों क्या हैं, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके अलावा आपको पाठ जो अम्ल क्षार एवं लवण वाला पार्ट था उसमें आपको बताया था कि आमाशय में क्या होती है, अधिक अम्लीयता होती है। तो वो अम्लीयता जो आपको उस पार्ट में बताई थी वो यही अम्ल होता है आमाशय में। हमने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कई बार ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में आमाशय में स्रावित हो जाता है, जिस कारण क्या होगा, आमाशय में एसिडिटी हो जाती है, और जिसको ठीक करने के लिए आपको बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बाहर से लेते हैं, यानी हम जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है तब हम लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर में भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। श्लेष्मा इसमें काम आता है। देखिए कभी एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में बनने लग गया तो जो आमाशय है, ठीक है, ये जो आमाशय है, आमाशय में क्या होगा, जो इसकी भित्ति है यानी दीवार है,
कोमल होती हैं, कोमल कोशिकाओं से बनी होती हैं, तो ये जल सकती हैं। आपको पता है अम्ल हानिकारक होता है, जला देता है। तो उसको बचाने के लिए आमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव होता है। श्लेष्मा को आप समझ सकते हैं, जैसे आपने सफ़ेद रंग का गोंद देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। ये इसकी भित्ति के चारों तरफ चिपक जाता है, जिस कारण अधिक अम्लीयता होने के बावजूद भी हमारा जो आमाशय है उसकी कोमल कोशिकाएं सुरक्षित रह सकती हैं। ठीक है, तो आमाशय तक समझ रहे होंगे आप कि आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो अब तक आपने 2 अंगों के बारे में मुख्यतः पढ़ लिया है। ठीक है, एक है मुख का, मुख में होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट या फिर जटिल शर्करा का पाचन होता है। नेक्स्ट है आमाशय का, जहाँ पर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन की सहायता से। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है।